Good evening, everyone. Sorry, good afternoon. Am I audible and visible? चलिए, तो आज की क्लास जो होगी हमारी वो रीजनिंग की रहेगी। नेक्स्ट 5 क्लासेस हम रीजनिंग के ही करने वाले हैं, जिसमें हम ब्लड रिलेशन, डायरेक्शंस, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलोगिज्म, इन चैप्टर्स को कवर करेंगे। ठीक है। और रीजनिंग के 4-5 चैप्टर करने के बाद फिर हम डीआई को खत्म करेंगे। डीआई के 3 क्लासेस होंगी, तीनों की तीनों क्लासेस हम एक साथ कर लेंगे और फिर हम मैथ्स पे फिर से शिफ्ट कर लेंगे। ठीक है जी। तो ब्लड रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। इसके 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आप सभी को पता है, देखो जो रीजनिंग होती है ना, एक सेकेंड, रीजनिंग के देखो लास्ट ईयर की बात करें तो 12 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो 12 क्वेश्चंस में से भी 2 क्वेश्चन जो थे वो हमारे ब्लड रिलेशन से ही थे। तो ब्लड रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है रीजनिंग का। तो ये तो हमने इसलिए सबसे पहले पढ़ना है, लेकिन होता बड़ा आसान है ये। ठीक है। ब्लड रिलेशन बहुत ईजी होता है। इसमें देखो 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो जो प्रॉपर क्वेश्चन बन जाए, ठीक है, जो इजीली बन जाता है, उसका आंसर आप इजीली दे दोगे। कई बार क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन गिवन होती है ना, उससे प्रॉपर क्वेश्चन बन ही नहीं पाता। और मजे की बात तो ये है कि उसमें से क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता। जो पार्ट आपसे नहीं बना उसमें से क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन अलग ही होगा कोई और। ठीक है। तो ये जो चैप्टर है काफी आसान चैप्टर है। आपने बिल्कुल आराम से इसको पढ़ना है, क्योंकि जो ब्लड रिलेशन है, जो खून के रिश्ते जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, खूनी रिश्ते कह लो या खून के रिश्ते कह लो। ठीक है। ब्लड रिलेशन मतलब जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं, ठीक है, जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं उनका आपके साथ क्या रिलेशन है, उसको समझने को बोला जाता है ब्लड रिलेशन। उस चीज को समझना बस, है ना। जैसे आपके काफी रिलेशन होते हैं हमारे। जैसे सबसे पहले हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, है ना, चाचा चाची, मामा मामी, ये सारे क्या होते हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं। ये हमारे रिलेशंस में आते हैं। ठीक है, रिलेशन में आते हैं। हमारा भाई हो गया, हमारे भांजे भतीजे, है ना, आगे हमारे बच्चे होंगे, वो भी, वो सारे हमारे रिलेशन में आएंगे। ठीक है। तो ब्लड रिलेशन में बस इन्हीं चीजों की हम बात करेंगे। ठीक है। तो एक बार सभी स्टूडेंट बस ज्वाइन कर जाएं, फिर हम क्लास को शुरू करते हैं। चलो, आ ही गए हैं लगभग सारे। तो चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं अब। तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हमें ये पता करना है कि रिलेशन कौन कौन से होते हैं जी, कौन कौन से हमारे रिलेटिव्स है, या फिर हमारा किसके साथ क्या क्या रिलेशन बनता है। तो बेसिकली देखो, अगर मैं एक टेबल के साथ आपको दिखाऊं सारे रिलेशन, तो सबसे पहली बात है, देखो रिलेशन होते हैं तो टोटल 3 तरह के। ठीक है। रिलेशन होते हैं टोटल 2 तरह के। एक होता है हमारे पास पैटर्नल साइड, और एक होता है हमारे पास मैटरनल साइड। पैटर्नल साइड एंड मैटरनल साइड। ठीक है। अब मुझे एक चीज समझानी है बस आपको। पैटर्नल मतलब जो रिलेशन आपका आपके पेरेंट के थ्रू, आपके फादर के थ्रू बना है। ठीक है। पैटर्नल मतलब पापा वाली साइड वाला। ठीक है। कि जो रिलेशन आपका आपके फादर की साइड में बना है वो होगा आपके पैटर्नल रिलेशन में, और जो रिलेशन आपका आपकी मदर की साइड में बना है वो होगा आपके मैटरनल वाली साइड में। ठीक है। इसको समझना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर हम इसको इंग्लिश में करेंगे तो इंग्लिश में सारे सेम ही होते हैं। ठीक है। इंग्लिश में सारे रिलेशन एक जैसे ही होते हैं। ठीक है। तो रिलेशन में देखो कौन कौन आता है, पहले तो ये समझना। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले एक चीज समझना। जो जनरेशंस होंगी, हम 4 जनरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। टोटल हम 4 जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे। पहली जनरेशन जो होगी वो होगी हम खुद। ठीक है। यहां पे आप, पहली जनरेशन होगी आपकी। ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो आपकी ऊपर वाली जनरेशन के हैं। ठीक है। और आपकी ऊपर वाली जनरेशन में कौन कौन होगा, मुझे जरा बताइए। आपकी ऊपर वाली जनरेशन में कौन कौन से रिलेशन आते हैं। देखो, मैं ज्यादा बेसिक नहीं बताऊंगा इसका, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप जो खुद बताओ मुझे। ठीक है। आपसे ऊपर वाली जनरेशन में सबसे पहले क्या होते हैं, आपके पेरेंट्स। मतलब बिल्कुल ऊपर वाली जनरेशन, ग्रैंड पेरेंट्स की बात नहीं करेंगे, पेरेंट्स की सिर्फ। ठीक है। जिसमें आपका फादर होगा, आपकी मदर, और कौन होता है जी,
और कौन कौन आता है आपकी आपकी ऊपर वाली जनरेशन में? आपके घर में, आपकी फैमिली में ऐसे कौन कौन से मेंबर हैं जिनको आप ये कह सकते हो कि ये मुझसे ऊपर वाली उसमें है, मेरे ऊपर वाली उस, वेरी गुड। अंकल एंड आंट, अंकल एंड आंट। और अंकल और आंट से मेरा मतलब क्या है कि आपका चाचा, आपकी चाची, आपका ताया, आपकी ताई, आपकी बुआ, आपके फूफा, आपका मासी, आपका मौसा, ये सारे क्या हैं जी आपसे ऊपर वाली जनरेशन। क्या मानते हो कि नहीं बात? इंग्लिश में तो अंकल आंटी बोलेंगे ऑब्वियसली, क्या क्या बोलते हैं आगे चल के डिस्कस करेंगे, कोई इशू नहीं है। बट कॉमनली जो अंकल वर्ड है किसके लिए यूज किया जाएगा? आप अपने चाचा को अंकल बोलोगे, आप अपने ताया को अंकल बोलोगे, अपने फूफा को अंकल बोलोगे, अपने मामा को अंकल बोलोगे, ठीक है। ऐसे आंट के लिए क्या होगा? आपकी बुआ, आपकी मासी, आपकी मामी, आपकी चाची, आपकी ताई, ये सारे क्या है आपकी आंट है, ठीक है। तो आपसे बिल्कुल ऊपर वाली जो जनरेशन होती है उनमें ये लोग बैठते हैं, ठीक है। उसके बाद मुझे बताइए आपसे नीचे वाली जो जनरेशन होगी उसमें कौन कौन आएगा? आपसे नीचे वाली जो जनरेशन होगी उसमें कौन कौन आएगा जी, जल्दी से बताइए। एक ने बहुत अच्छा आंसर दिया है, किड्स। ठीक है, आप बता रहे हो नीस, नेफ्यू, ठीक है, नीस नेफ्यू। नहीं बेटा, सिबलिंग नहीं होंगे ना, सिबलिंग आपसे नीचे वाली जनरेशन की थोड़ी है। देखो आप अपने भाई बहन को अपने से छोटा मत समझो, पहली बात तो ये है, ठीक है। ये काम नहीं करना किसी ने भी, ठीक है। कौन कौन होगा बताइए जरा, आपसे नीचे वाली जनरेशन में आपके बच्चे भी तो होंगे ना, आपका बेटा, आपकी बेटी, जब शादी होगी तब की बात कर रहा हूं मैं। जिनकी हो चुकी है या जिनके बच्चे हैं उनको पता होगा, ठीक है, उन्होंने आंसर दिए होंगे। जिनकी नहीं हुई वो नहीं दिए होंगे शायद, है ना, वो नहीं देंगे। तो ये हो गया, देखो ये आपसे ऊपर वाली जनरेशन, ये आपकी नीचे वाली जनरेशन होगी। और जो आपकी जनरेशन है ना, इसमें कौन कौन आएगा जी? आपका ब्रदर आ सकता है, आपकी सिस्टर आ सकती है, उसके बाद और कौन कौन आएगा जी? कजन्स आएंगे, है ना। एक कॉमन वर्ड, इंग्लिश बड़ी आसान होती है जी, देखो कॉमन वर्ड लगा दिया, कजन लिख दिया अगर मैंने, तो उसमें कौन कौन आ जाएगा? चाचे का लड़का, चाचे की लड़की, ताया जी का लड़का, ताया जी की लड़की, मामा का लड़का, मामा मामे की लड़की, उसके बाद फूफा का बेटा, फूफा की बेटी, है ना। ये सारे सारे के सारे आ जाएंगे उसमें, कजन बोल दो बस, बात खत्म, है ना। जब पता ना चल रहा हो, अपनी जनरेशन का कोई बंदा हो, अपनी जनरेशन का कोई आपका रिश्तेदार हो और आपको नहीं पता कौन है कौन नहीं, आप इंग्लिश में बोल दो मेरा कजन है, बात खत्म वहीं पे, ठीक है जी, वहीं पे काम खत्म हो जाएगा, है ना। अगर आपका मान लो बिल्कुल भाई बहन नहीं है, वो तो इसके बारे में तो सबको पता ही होता है। अगर आपको ये लगे कि आपकी जनरेशन में कोई है आपका रिश्तेदार, आपको पता नहीं है कौन है, तो कोई अगर पूछे तो क्या बोलोगे? ही इज माई कजन या शी इज माई कजन, बस बात खत्म, ठीक है जी। तो ये होगी 3 जनरेशन, एक आपकी, एक आपसे नीचे वाली, एक आपसे ऊपर वाली, ठीक है, और एक इससे ऊपर भी होती है, ठीक है। अपने फादर साहब से ऊपर वाली भी तो एक जनरेशन होती है ना, जिसमें क्या क्या होता है जी? कौन कौन आएगा इसमें? बिल्कुल, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ठीक है। एक तो हो गया दादा दादी और एक हो गया नाना नानी। भाई नाना नानी भी तो है ना, वो आपकी मदर से ऊपर आते हैं, है कि नहीं, मदर वाली साइड में। और ये फादर वाली साइड में कौन होते हैं? दादा और दादी। समझ गए ना बात को? तो इस तरीके से टोटल हमारे पास 4 जनरेशन बनती हैं। अगर आप अपने आप को तीसरी जनरेशन में मान के चलते हो, तो आपसे ऊपर वाली 2 और आपसे नीचे वाली 1, आपसे ऊपर वाली 2 और आपसे नीचे वाली 1, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द अगर हम अपनी बात करें, मैं अपनी बात कर रहा हूं, आप अपनी बात कर लो, तो ये जो जनरेशन है ये आपने देखी होंगी, है ना। इसकी गारंटी नहीं दे सकता मैं, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन ये वाली आपने जनरेशन अपनी देखी है, ठीक है। अपने अपने दादा दादी, नाना नानी, है ना, पेरेंट्स हैं आपके, ठीक है। ये सारे आप अंकल आंटी हैं, चाचा ताया सबके हैं ना, तो आपने देखे होंगे, ठीक है। जब जब भी देखते भी हो अभी भी। और नीज अगर मान लो किसी का कोई भाई या कोई कजन है या कोई बहन है या भाई है, उसके अगर कोई बच्चा हो जाता है, तो वो आपके क्या आ जाएंगे? नेफ्यू और नीज। और अगर आपकी शादी हो चुकी है और आपके भी अगर मान लो बच्चे हैं, तो क्या हो जाएगा? सन और डॉटर, ठीक है। तो ये वो वाले रिलेशन है जो आप डेली लाइफ में देखते हो, ठीक है ना। समझ आ गया सभी को? क्लियर हो गया? जनरेशंस का पता चल गया? ठीक है जी।
आसान ही है ना, मुश्किल तो नहीं है ना, बड़ा आसान चीज होती है। अगर रिलेशन पता चल गया ना तो ब्लड रिलेशन बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं जी, ये जो रिलेशन मैंने अभी आपको बताए हैं, जिसमें आपने देखा अंकल आंट देखे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स देखे हैं, मदर फादर सिबलिंग्स देखे हैं, ब्रदर सिस्टर देखे हैं ना, कजन वगैरह देखे हैं, उनको ये जो सारे रिलेशन अभी हमने देखे हैं, इनको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। और वो दो कैटेगरीज कौन सी हैं? एक है फादर वाली साइड की, और एक है मदर वाली साइड की। ठीक है, मदर वाली साइड को क्या बोलेंगे? मैटरनल साइड। फादर वाली साइड को क्या बोलेंगे? पैटर्नल साइड। ठीक है, तो अगर हम बात करें फादर वाली साइड में, तो फादर वाली साइड में जो फर्स्ट जनरेशन होगी सबसे ऊपर वाली, उसमें क्या आएगा आपके पास? एक तो ग्रैंडफादर, ठीक है, और एक आएंगे ग्रैंड मदर। मतलब अगर ऐसा लिखा हो कि ग्रैंड फादर या फिर ग्रैंड मदर लिखा हो, या फिर पैटर्नल ग्रैंड फादर या फिर पैटर्नल ग्रैंड मदर लिखा हो, तो उसका मतलब क्या है कि बात हो रही है आपके दादा और आपकी दादी की। ठीक है, अगर मैं नॉर्मली कह दूं कि दैट पर्सन इज माय ग्रैंडफादर, इसका मतलब क्या है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि ये मेरे दादाजी हैं। ठीक है जी, ऐसे ही देखो, अगर मान लो मुझे अपने नाना और नानी को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो एक चीज कंपलसरी होगी, मुझे मैटरनल लगाना पड़ेगा। ठीक है, मैटरनल लिखना पड़ेगा आगे। ठीक है, मैटरनल ग्रैंडफादर एंड मैटरनल ग्रैंड मदर। ठीक है, तो ये एक नेसेसिटी हो जाएगी, मुझे मैटरनल लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं ग्रैंडफादर बोलता हूं तो उससे आप क्या सोचोगे कि ये क्या है? दादाजी हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैटरनल ग्रैंडफादर है, फिर क्या हो जाएगा? नाना जी हो जाएगा। पहली प्रेफरेंस जो होती है ना, वो किसको दी जाती है? हमारे पास फादर वाली साइड को। अगर मान लो मैं आपको ये कहूं कि ये मेरे ग्रैंडफादर हैं, मैंने आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो क्या बनेगी? मेरे पास जो पहली प्रेफरेंस होगी वो किसके पास होगी? दादाजी के पास। ठीक है, क्योंकि ये फादर वाली साइड के हैं। ठीक है, अगर मैटरनल ग्रैंडफादर लिखा हुआ है, फिर आप क्या बोलोगे कि ये मदर वाली साइड के हैं, यानी कि नाना जी हैं। समझ आ गया ना? मैटरनल लिखना, जो आपकी मदर वाली साइड के जितने भी रिलेशन होंगे, सबके आगे आपने क्या लिखना है जी? मदर लिखना है। ठीक है, तो ये तो होगी पहली जनरेशन की बात। दूसरी जनरेशन की बात करें तो फादर मदर तो खैर नहीं लिखेंगे हम, लेकिन और कौन कौन से रिलेशन होते हैं जी? अंकल एंड आंट। अब अंकल में कौन कौन आएगा जी? अंकल की अगर हम बात करें तो अंकल में कौन आएगा? आपके चाचा जी आ जाएंगे, जी आप खुद लगा लियो। ठीक है, और ताया जी आ जाएंगे। ताया जी के आगे जी लगा देता हूं, नहीं तो मार पड़ेगी, है ना? है ना, पापा बुरा मान जाएंगे कि मेरे बड़े भाई को आपने जी क्यों नहीं लगाया। ठीक है जी, तो अंकल वाली साइड दो आएंगे अभी, बेसिकली दो आते हैं, चाचा और ताया जी। चाचा जी और ताया जी। ठीक है, और एक और रिलेशन भी होता है जी, फूफा जी। है ना, यहाँ तो लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो रूठ जाएंगे। तो देखो जी, तीन रिलेशन बनते हैं हमारे पास अंकल वाली साइड में। अगर हम मान लो फादर वाली साइड में देखेंगे तो तीन रिलेशन बनते हैं, जिनको हम इंग्लिश में अंकल बोलते हैं, और वो कौन कौन से हैं? चाचा, ताया एंड फूफा। समझ आया सभी को? चाचा, ताया और फूफा जे होंगे हमारे पास अंकल वाली कैटेगरी में। ठीक है, अगर आप इंग्लिश में कर रहे हो फिर तो अंकल ही आएगा सीधा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी आंट की बात करें तो इसमें क्या आएगी? आपकी चाची आएगी, ताई आ जाएगी, और बुआ आ जाएगी। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ आपकी मैं अगर आपको ये कहूं कि दिस इज शी इज माई आंट, तो इसका मतलब क्या है कि वो मेरी चाची हो सकती है, मेरी ताई हो सकती है, या फिर मेरी बुआ हो सकती है। समझ आ गया सभी को? अगर मुझे मान लो पर्टिकुलरली डिफाइन करना है कि शी इज माई चाची, अगर इंग्लिश में करना है, तो फिर मैं क्या बोलूंगा? शी इज द कुछ भी कह लो, सिस्टर इन लॉ ऑफ माई फादर। है ना, सिस्टर इन लॉ माई फादर, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। बट ऐसे कोई स्पेसिफिकली कोई वर्ड नहीं होगा इसमें, चाची को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या बोलेंगे? आंट बोलेंगे। ठीक है, ऐसे ही देखो, अगर हम बात कर रहे हैं मेटरनल साइड की, तो मेटरनल साइड में भी देखो अंकल और आंट होंगे, लेकिन हम क्या लिखेंगे? पैटर्नल अंकल, सॉरी मेटरनल अंकल एंड मेटरनल आंट। मेटरनल अंकल एंड मेटरनल आंट, इसमें कौन कौन आएगा जी? बताइए जरा मुझे जल्दी से, मेटरनल अंकल कौन कौन होगा आपका? दो रिलेशन बनेंगे मेटरनल अंकल पे भी। एक तो हो गया मामा, बिल्कुल सही है, शाबाश। दूसरा, एक और बनेगा,
बिल्कुल मौसा जी, ठीक है जी। ऐसे आंट में अगर देखें तो इसमें मामी एंड मौसी, ठीक है। ऐसे दो दो रिलेशन बन जाएंगे। आपका मामा जो होगा वो आपका क्या लगेगा जी, आपका मैटरनल अंकल, ठीक है। मामी मैटरनल आंट, मौसी मैटरनल आंट, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तीसरी जनरेशन देखो बच्चे जो आती है, ये पहली जनरेशन होगी, ये दूसरी होगी, ऐसे ही जो तीसरी जनरेशन आएगी, तीसरी जनरेशन आएगी, तीसरी जनरेशन मतलब आपकी जनरेशन है ना। तो आपकी जनरेशन में क्या क्या होगा जी, अगर हम बात करें पैटर्नल साइड, ठीक है, ब्रदर सिस्टर को रहने देता हूं मैं ना, ब्रदर सिस्टर को रहने देता हूं, वो तो हमारी जनरेशन के ही है ना, उनको हम फादर और मदर में डिवाइड नहीं करेंगे, है ना, कि ऐसा नहीं है कि तू है ना, आपसे मम्मी ज्यादा प्यार करते तो मम्मी वाली साइड जा, और ये डैडी वाले तो ये मेरी साइड है ना, इस तरीके से डिवाइड नहीं करेंगे। तो ब्रदर और सिस्टर तो आपके है ही हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट कजन, इसमें भी कजन आएंगे और इसमें भी कजन आएंगे। अब कजन कौन से होंगे जी, पैटर्नल अंकल्स सन और डॉटर, है ना, या फिर पैटर्नल आंट सन और डॉटर। ऐसे मैटरनल अंकल के जो बच्चे होंगे, आपकी बुआ आपके मामा के जो बच्चे होंगे, आपकी मौसी के जो बच्चे होंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे जी, आपके कजन होंगे, ठीक है। वो सारे के सारे क्या होंगे, आपके कजन होंगे। समझ आ गया सभी को जी। थर्ड जनरेशन में क्या आता है, कजन। इसके अलावा आपके सिबलिंग्स भी होंगे, सिबलिंग तो दोनों तरफ ही आ जाएंगे, है ना, जो सगे भाई बहन जो होते हैं उनको सिबलिंग्स बोला जाता है, ब्रदर एंड सिस्टर। तो मैं अलग अलग तो नहीं लिखूंगा आपको, मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, सिबलिंग्स। और चौथी जो जनरेशन होगी आपसे नीचे वाली जनरेशन, जो फोर्थ जनरेशन होगी आपसे नीचे वाली जो जनरेशन होगी बच्चे, उसमें कौन कौन आएंगे, आपका नेफ्यू आएगा, नीस, उसके बाद सन एंड डॉटर, ठीक है, सन एंड डॉटर। ऐसे ही देखो इसमें फोर्थ जनरेशन में क्या आएगा, आपका नेफ्यू और नीस, ठीक है जी। आपके जो बच्चे होंगे वो आपका सन या फिर डॉटर होगा। आपके भाई बहन, आपके कजन के जो बच्चे होंगे, आपके सिबलिंग्स के जो बच्चे होंगे, वो सारे आपके नेफ्यू और नीस, मेल है तो नेफ्यू, फीमेल है तो नीस, ठीक है जी। सिमिलरली अगर मैटरनल साइड अगर देखें तो आपके मामा जी का बेटे का बेटा या बेटी, वो सारे क्या होंगे हमारे पास, वो सारे क्या होंगे, आपके नेफ्यू और नीज होंगे। उनको आप यही बोलोगे कि ये मेरे भतीजा भतीजी, भांजा भांजी, इस तरीके से उनको नेफ्यू नीज ही बोला जाता है, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल जी, सिस्टर इन लॉ भी आपके साथ ही आएंगे, लिखा नहीं क्या मैंने, ओहो जगह कम थी एक्चुअली ना जगह कम थी, ठीक है। यहाँ पे इनकी जो शादी होगी जिनसे, वो आपकी जनरेशन में रहेंगे, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे पास रिलेशंस। एक्चुअल में ये सारे के सारे क्या होते हैं, रिलेशन, और हमें सब पता है ये, ऐसा नहीं है कोई नई चीज सीख रहे हो, ठीक है, और ये चीज हमें सबको पता है, ये चीज ध्यान में रखना हमेशा। नई चीज आप कुछ नहीं सीख रहे हो इसमें, ठीक है, बस मैंने क्लासीफाई कर दिया कि ऐसे ऐसे बनता है ये सारा कुछ, ठीक। अब नेक्स्ट देखो बच्चे, नेक्स्ट हमारे पास आएंगी रिप्रेजेंटेशंस। अब रिप्रेजेंटेशंस का मतलब क्या है, कि किस चीज को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, किस चीज को कौन से रिलेशन को किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखो जी, सबसे जो मतलब कि इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है ना, जिसको हम कहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट जो रिलेशन होता है वो होता है स्पाउस का। हम मान के चलते हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है स्पाउस का, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट मत करना प्लीज, है कि पेरेंट्स का है या भाई भाई का ऐसा कुछ है, जो सच्चाई है मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है वो होता है स्पाउस का। तो स्पाउस को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्पाउस को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, डबल लाइन के साथ, ठीक है। स्पाउस को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, डबल लाइन के साथ। जैसे कि एक एग्जांपल लेके चलते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि जो जेंडर क्लासिफिकेशन होगी, अगर मैं जेंडर की अगर बात करता हूं, तो ब्लड रिलेशन में दो तरह के जेंडर आएंगे, ठीक है। ब्लड रिलेशन में दो जेंडर आएंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। एक आएगा मेल और एक होगा फीमेल, ठीक है। अब जो मेल जेंडर होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से, उसको हम स्क्वायर के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक स्क्वायर के साथ।
ठीक है, और जो फीमेल का होगा हमारे पास जेंडर, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सर्कल के साथ। ठीक है, जैसे मान लो अगर आपको मैं ये कहता हूं कि ए इज वाइफ ऑफ बी, तो इस चीज को मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि ए जो है वो वाइफ है किसकी, बी की। ध्यान से समझना सभी बच्चे, ठीक है। ए जो है वो वाइफ है किसकी, बी की। इसका मतलब ए क्या है, फीमेल है, वाइफ है ना, तो फीमेल है। तो फीमेल को रिप्रेजेंट करेंगे सर्कल के साथ। तो मैं ऐसे लिखूंगा कि ए क्या है, फीमेल है, ठीक है, और वाइफ किसकी है, ये बी की। तो बी क्या होगा, मेल होगा। तो मेल को रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे स्क्वायर में, ठीक है। और ये क्या है, ए वाइफ है बी की, मतलब देयर स्पाउस है ना। वाइफ, स्पाउस का मतलब क्या होता है, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ, ठीक है जी। तो अगर ये दोनों स्पाउस हैं तो इन दोनों का रिलेशन कैसे रिप्रेजेंट होगा, मैं इस तरीके से लिखूंगा, ठीक है, कि ए इज वाइफ ऑफ बी। ये जो डबल लाइन है इन दोनों के बीच, जो डबल बॉन्ड बनाया मैंने, ये रिप्रेजेंट करता है स्पाउस का बॉन्ड, ठीक है। स्पाउस का बॉन्ड रिप्रेजेंट करता है कि ए क्या है, फीमेल है, तो वाइफ होगी किसकी, बी की। हाँ जी, समझ आया सभी को ये? हाँ जी, क्लियर है सभी को? वेरी गुड, बहुत अच्छे जी। नेक्स्ट देखो जी, उसके बाद देखो एक चीज और डिस्कस करते हैं। सेकंड आएंगे हमारे पास सिबलिंग्स। अब सिबलिंग्स सिमिलर होगा बिल्कुल, जैसे कि अगर मान लो सिबलिंग में आपके, अगर मान लो सिस्टर है, अगर आपकी सिस्टर है तो सिस्टर को हम क्या बोलेंगे कि वो फीमेल है, सर्कल में आएगी। और अगर आपका कोई ब्रदर है वो किस में आएगा, स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है। और जो सिबलिंग्स होंगे उनको रिप्रेजेंट किया जाएगा सिंगल लाइन के साथ, ठीक है, उनको रिप्रेजेंट किया जाएगा एक सिंगल लाइन के साथ। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अगर आपको मैं ये कहता हूं कि भाई सी इज ब्रदर ऑफ डी, सी इज ब्रदर ऑफ डी, ठीक है। तो सी क्या है, ब्रदर है किसका, डी का। तो सी अगर ब्रदर है तो ऑब्वियसली बात है कि मेल होगा। ब्रदर है तो एक लाइन, और ब्रदर किसका है, डी का, ठीक है। और उसके बाद देखो डी का मुझे नहीं पता कि जेंडर कौन सा है, मैंने आपको बोल दिया कि सी इज ब्रदर ऑफ डी, तो सी का मुझे जेंडर पता ही नहीं है। तो जिसका जेंडर आपको डिफाइन नहीं किया गया हो उसको ऐसे ही छोड़ दो, अपनी मर्जी से स्क्वायर या फिर सर्कल लगाने की जरूरत नहीं है। समझ आया सभी को जी? सी इज ब्रदर ऑफ डी, तो इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। समझ आ गया? यहां तक हो गया ना क्लियर? जो सिबलिंग होंगे उनको सिंगल लाइन से करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद देखो जो मेन मेन बात है, सबसे ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो होता है डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। उसके बाद नंबर आएगा आपके पेरेंट्स का। आपका रिलेशन आपके पेरेंट्स के साथ कैसे स्टैब्लिश करना है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कैसे स्टैब्लिश करना है, आपने अपना रिलेशन अपने बच्चों के साथ कैसे स्टैब्लिश करना है, ठीक है। तो देखो यहां पे बात आएगी जनरेशन की। अब जनरेशन में आपको बता चुका हूं कि जनरेशन कितनी तरह की होती है, 3 तरह की जनरेशन होती है, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। सॉरी 4 तरह की जनरेशन होती है, ये देखो यहां लिखा हुआ है सारा, 4 जनरेशन है, ठीक है। अब आपने पता है क्या करना है कि जब भी रिलेशन स्टैब्लिश करना है, तो अगर मान लो आप अपना रिलेशन अपने से ऊपर वाली जनरेशन के साथ कर रहे हो, अगर है ना रिलेशन बना रहे हो, तो आप क्या करोगे, उस पर्टिकुलर पर्सन को जो आपसे ऊपर वाली जनरेशन का है, आपने उसको भी अपने ऊपर रखना है, ठीक है। जैसे मान लो अगर आपको मैं ये कहता हूं कि भाई ए इज सन ऑफ बी, तो इसका मतलब क्या होगा कि ए बेटा है बी का। तो ए अगर बेटा है बी का, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी जो है ना, वो इसका क्या है, फादर या फिर मदर। बी क्या है, इसका फादर है या फिर इसकी मदर है। जेंडर डिफाइन नहीं है ना भाई, जेंडर डिफाइन होगा फिर तो हम पता कर लेंगे, पर हमें इतना पता है कि बी जो है वो पेरेंट है किसका, ए का, ठीक है। तो बी इसका मतलब इससे ऊपर वाली जनरेशन में आता होगा, बी जो है वो इससे ऊपर वाली जनरेशन में आता होगा। तो अगर बी ए की ऊपर वाली जनरेशन में आता है तो हम कैसे लिखेंगे इसको, कि देखो ए तो क्या है, सन है, मतलब मेल है, ठीक है। और सन किसका है, बी का, तो बी इससे ऊपर वाली जनरेशन है, तो बी को ऐसे लिखेंगे सिंगल बॉन्ड के साथ। समझ आ गया जी? बी को हम ऐसे लिखेंगे सिंगल बॉन्ड के साथ। समझ आया सभी को? हाँ जी, समझ आया? यस और नो में बताओ। क्लियर हो गया? चलिए वेरी गुड जी। नेक्स्ट देखिए जी, फिर हमें यह भी पता चल चुका है अभी तक कि रिलेशन कैसे स्टेब्लिश करनी है, स्पाउस डबल के साथ, सिबलिंग सिंगल के साथ, और अगर मान लो जनरेशन का गैप आ रहा है तो ऊपर नीचे, ठीक है। और अगर मान लो मेल है तो स्क्वायर के साथ, फीमेल है तो सर्कल के साथ, ठीक है। अब चलिए अब हम सीखेंगे
कि भाई फैमिली ट्री किस तरीके से बनता है, फैमिली ट्री कैसे बनता है। ठीक है, फिर मैं आपको इसके एक एग्जांपल दूंगा। ठीक है, आपको इसकी एक एग्जांपल भी दूंगा। ठीक है, फिर तो फैमिली ट्री देखो कैसे बनता है। जैसे मान लो अगर आपको मैं ये कहता हूं कि किसी एक फैमिली की बात करते हैं कि एक फैमिली में मान लो कोई 5-6 सदस्य रहे होंगे, नॉर्मली होते हैं इतने, है ना, 5 से 6 होते हैं। तो आपको मैं बोल दूंगा कि हम एक फैमिली है, उसमें इतने लोग रहते हैं। तो कुछ इस तरीके से बोला गया होगा कि ए इज फादर ऑफ बी, बी इज सन ऑफ सी, सी इज मदर ऑफ, सी इज मदर ऑफ डी, है ना, इस तरीके से डी इज सिस्टर ऑफ, सी इज ओनली सिस्टर ऑफ ई, इस तरीके से मान लो मैं इस तरीके से क्वेश्चन दे देता हूं। ठीक है, और हमने क्या करना है कि फैमिली ट्री बनाना है, मतलब कि मुझे इस तरीके से एक इमेज बनानी है जिससे मुझे पता चल सके ये जो लाइन है ना, इसको पढ़ने की दोबारा जरूरत ना पड़े, मैं उस पर्टिकुलर चीज को देख के, उस डायग्राम को देख के बता दूं कि किसका किसके साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, तो हमने किस तरीके से फैमिली ट्री बनाना होता है, ध्यान से समझना। ए इज फादर ऑफ बी, व्हाट डज इट मीन कि ए पहली बात तो मेल है और वो बी का पिता है। ठीक है, तो इस तरीके से लिखेंगे, ए क्या है, फादर है, मेल है, किसका, बी का। अब बी का जेंडर डिफाइन नहीं है, तो इस तरीके से लिखेंगे, नीचे आ जाएगा ना बी, बी क्या है, उसका बेटा होगा या बेटी होगी, तो वो नीचे आ जाएगा। ठीक, सेकेंड लाइन में क्या है कि बी इज सन ऑफ सी, बी क्या है, सन है, मतलब मेल है, किसका, सी का। लेकिन अभी क्या बोला था यहाँ पे कि बी तो भाई ए जो है वो बी का फादर है, तो ऑब्वियसली बात है कि अगर बी जो है वो ए का भी बेटा है और सी का भी है, तो इट मींस सी क्या रही होगी, इसकी माँ, मदर। सी क्या रही होगी, बी की माँ रही होगी, समझ आया, मदर रही होगी। तो अगर मान लो सी जो है वो बी की मदर है, तो ए की वाइफ रही होगी। समझ आ गया ना सभी को, समझ रहे हो ना किस तरीके से बना रहा हूं, ये ट्री बनेगा प्रॉपर एक बड़े वाला। ठीक है, ऐसे ही देखो, सी इज मदर ऑफ डी, सी जो है वो डी की मदर भी है। ठीक है, सी जो है वो डी की मदर भी है, तो डी नीचे आएगा, और ऑब्वियसली बात है डी इसका भाई या बहन होगा। ठीक है, क्योंकि देखो ना, सी का ये बेटा है, आगे डी भी सी का क्या है, कुछ है, कोई रिलेशन है, मतलब सी मदर है डी की, लेकिन डी के बारे में हमें कुछ नहीं पता कि ये मेल है या फीमेल है, हमें कोई मतलब नहीं अभी उससे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोल दिया कि डी इज ओनली सिस्टर ऑफ ई, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, हाँ अब ठीक है, डी इज ओनली सिस्टर ऑफ ई, डी जो है वो ओनली सिस्टर है किसकी, ई की। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो जी, यहाँ पे डी क्या आ गई, सिस्टर आ गई, और किसकी सिस्टर है जी, ई की। अभी यहाँ पे मुझे ई का जेंडर डिफाइन नहीं है, तो मैंने नहीं लिखा। लेकिन अगर मान लो इन पूरी लाइंस को मैं इस तरीके से लिखता हूं, तो यहां इसको देख के आपको पता लग जाना चाहिए कि किसका कौन क्या लगता है। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन अगर आपसे मैं पूछूं कि हाउ ए रिलेटेड टू ई, तो क्या आंसर रहेगा आपका पहले क्वेश्चन का, बताइए जल्दी से, हाउ ए रिलेटेड टू ई, फादर, है ना। अब देखो इस लाइन को पढ़ने से हम नहीं निकाल पाएंगे कि ए क्या लगता है ई का, बट अगर हम इस तरीके से कि ट्री बना ले, इसको क्या बोला जाता है, फैमिली ट्री, इसको अगर हम एक ट्री में कन्वर्ट कर देते हैं, तो फिर हमें साफ साफ दिख जाएगा, देखो कि ई जो है वो नीचे वाली जनरेशन में है, और देखो नीचे पूरा एक लिंक बन रहा है, पूरी एक लिंकेज बन रही है। ठीक है, तो मतलब जो ई है वो ए का कुछ बेटा या बेटी होगी, हमें जेंडर नहीं पता है ना, लेकिन ए जो है वो फादर है किसका, ई का। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा, ए किस तरीके से रिलेटेड है जी, फादर। ठीक है, ऐसे अगर आपसे पूछ ले कि हाउ डी रिलेटेड टू ए, क्या आंसर आएगा, हाउ डी रिलेटेड टू ए, हाउ डी रिलेटेड टू ए, हाँ बिल्कुल, आंसर क्या रहेगा, डॉटर। ठीक है, ऐसे अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि हाउ ई रिलेटेड टू
रिलेटेड टू ए, बताइए क्या आंसर रहेगा इसका, हाउ ई रिलेटेड टू ए। गुड, वेरी गुड। देखो पहली बात तो चाइल्ड तो ऑप्शन में होगा नहीं, ठीक है, चाइल्ड तो ऑप्शन, क्योंकि चाइल्ड इज नॉट ए रिलेशन। इसका आंसर क्या होगा, आइदर सन और डॉटर, या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइन। ऑप्शन डिसाइड करेगी कि क्या होगा, ठीक है। इसका आंसर एक तो ये हो सकता है कैन नॉट बी डिटरमाइन, ठीक है, और दूसरा क्या होगा हमारे पास रिलेशन, इधर सन और डॉटर, इधर सन और डॉटर, इस तरीके से, ठीक है। चाइल्ड इज नॉट ए रिलेशन है ना, चाइल्ड क्या होता है बताओ, चाइल्ड कोई स्पेसिफिक रिलेशन थोड़ी है, चाइल्ड कोई स्पेसिफिक रिलेशन नहीं है, आपका बेटा है या बेटी है, ये होगा आपका स्पेसिफिक एक रिलेशन, ठीक है। चाइल्ड इज नॉट अ स्पेसिफिक रिलेशन। ओके, तो चलिए ये आपको पता चल गया कि किस तरीके से बनता है जी फैमिली ट्री। फैमिली ट्री पता चल गया ना किस तरीके से बनता है। अब थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। ये एक एग्जांपल आपके लिए लेके आया हूं, अगर आपको विजिबल है तो एक बार बता दो, विजिबल है सबको। अब ट्री का नाम लिया था तो ट्री तो चाहिए था ना आपके लिए, ये ट्री बना दिया थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो, आप हो यहाँ पे, ये यहाँ पे आप हो, ठीक है। अब आपका ब्रदर होगा, ये देखो लाइन बनी हुई है ना एक, देखो ये एक एक लाइन बनी हुई है, तो ये आपकी सिस्टर आपके साथ है, आपका ब्रदर आपके साथ है, और ये आपका कजन हो गया कोई एक आधा, ठीक है। यहाँ पे ये लाइन नहीं होगी, पहली बात तो ये है, कजन के साथ कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है, तो कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे। मैं यहाँ पे मतलब बना रहा हूँ थोड़ा थोड़ा रिलेशन, ठीक है। अब ये आपका कजन है, तो हो सकता है कि आपके अंकल या आंटी का बेटा हो, तो यहाँ पे लगा सकते हो, यहाँ डबल लाइन आ जाएगी, जहाँ डबल लाइन आ जाएगी, यहाँ डबल लाइन आ जाएगी। हाँ जी, अब देखो चेक करके एक बार कि क्या आपको रिलेशन समझ आ रहे हैं। हाँ जी, रिलेशन समझ आ रहे हैं सभी को जी। अब ये जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स है ना, जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो सबसे ऊपर हैं, उसके बाद उनके आगे दो बच्चे हुए, ठीक है। एक है उनकी बेटी और एक है आपकी मम्मा, ठीक है। एक है आपकी माताश्री, ये देखो यहाँ पे लाइन लगाई है, तो ये आपका क्या है, ये आपकी आंट होगी, ठीक है। तो उसके बाद आपकी माँ की शादी आपके पापा से हुई, तो डबल लाइन, फिर आप 3 भाई बहन हो, ठीक है। ये आप हो गए, ये आपका ब्रदर है, आपका सिस्टर, और ये आपका कजन है, मतलब आपकी आंट का बेटा है, ठीक है। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि बताओ इसका आपके साथ क्या रिलेशन है, ये जो आंटी है आपकी, इसका आपके साथ क्या रिलेशन है, स्पेसिफिक रिलेशन बताना मुझे क्या रहेगा, बताइए क्या रिलेशन है। बिल्कुल, आप हिंदी में बता दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स है ना, ये एक्चुअल में मैटरनल साइड के हैं। मैटरनल साइड में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि आपकी माता जी का रिलेशन है जी, आपके फादर के बारे में कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन, आपकी मदर का रिलेशन है जी, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी मासी होगी, तो इसको आप क्या बोलोगे, पैटर्नल आंट। इसको आप क्या बोलोगे जी, पैटर्नल आंट। समझ आ गया ना। तो आपका क्या रिलेशन होगा आपकी आंटी के साथ, कि आपका लगोगे उनके नेफ्यू या फिर नीज, अब डिपेंड करता है आपके जेंडर पे। आप में से जो अगर मान लो मेल है तो आप नेफ्यू लिख सकते हो, अगर आप फीमेल हो तो आप नीज लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक ट्री बनता है, ठीक है। हम इस तरीके से तो नहीं बनाएंगे, डिजाइनिंग तो नहीं करेंगे, बट इसी तरीके से कुछ बनेगा। मेरा ये बताने का मेन पर्पस क्या था, कि सेम जनरेशन के लोग सीधा सीधा रहेंगे, एक कॉलम में रहेंगे, सेम जनरेशन के लोग एक कॉलम में रहेंगे हमेशा ही। समझ आ गया सभी को जी, क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है किसी को जी। हाँ जी भाई, समझ आ रहा है। फिर बस ये बेसिक खत्म होने वाला है, फिर हम क्वेश्चन ही करने वाले हैं, ठीक है। घबराना मत, क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। ऐसे ही देखो यहाँ पे भी एक पूरा बताया हुआ है मैंने आपको, ये देखो पैटर्नल ग्रैंडफादर, पैटर्नल ग्रैंडमदर, ये आपका फादर हो गया, ये आप हो, ये हर्ट आपका है, ठीक है। तो देखो डबल लाइन बनी हुई है, तो इसका मतलब आपकी मदर और ये आपका फादर है, मतलब दे बोथ आर मैरिड, ठीक है। आपके पैटर्नल ग्रैंडफादर, आपकी पैटर्नल ग्रैंडमदर, डबल लाइन बनी हुई है, तो मतलब दे बोथ आर मैरिड, ठीक है। उनका आगे बच्चा आपका पिताश्री, एक लाइन बनी है तो ये आपके फादर के ब्रदर है, जिसको आप क्या बोलोगे, पैटर्नल अंकल, ठीक है। समझ आ गया। यहाँ पे एक लाइन बनी हुई है, तो मतलब यहाँ पे क्या आपकी फादर की सिस्टर है, जिसको आप क्या बोलोगे, बुआ बोलोगे या फिर पैटर्नल आंट बोलोगे, ठीक है। उसी तरीके से इधर अगर हम जाएं
तो ये क्या है हमारे पास, आपकी जो बुआ है, सॉरी आपकी जो माँ है, उनकी एक लाइन के साथ एक सर्कल बना हुआ है, मतलब ये क्या होगा, आपकी मदर की सिस्टर, जिसको आप क्या बोलोगे, मौसी बोलोगे, ठीक है जी, मैटरनल आंट, या फिर आप क्या बोलोगे, इनको मौसी बोलोगे, ठीक है जी। और इनके जो बेटे होंगे आपके, उसको आप क्या बोलोगे, आंट्स चाइल्ड या फिर योर कजन। उनके जितने भी बेटे होंगे वो आपके क्या होंगे, कजन होंगे। समझ आ गया सभी को जी, क्लियर हुआ। इसके बाद देखो आपका एक भाई है, दिस इज योर ब्रदर, उसकी शादी हुई है किसी के साथ, तो वो क्या होगा, योर ब्रदर्स वाइफ या फिर सिस्टर इन लॉ। इसी की बात कर रहे थे ना आप। एक ने कमेंट करा था कि सिस्टर इन लॉ कौन सी जनरेशन में आएंगी, तो देख लो कौन सी जनरेशन है आपके सामने, आपके कॉलम में आ रही है, तो इसका मतलब ये भी आपके साथ डायरेक्ट रिलेशन बना रही है, ठीक है। और उनके जो बच्चे होंगे, जो आपके ब्रदर्स के चाइल्ड होंगे, जितने बच्चे होंगे, सन डॉटर जो भी होगा, वो आपके क्या होंगे, नेफ्यू या फिर नीस, आपके नेफ्यू या फिर नीस। तो आई होप आपको यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से हम बनाते हैं फैमिली ट्री। अब बताओ अगर कोई डाउट है फैमिली ट्री में अभी तक तो, या किसी रिलेशन में कोई डाउट है तो। डाउट नहीं है तो एन लिख दो, डाउट है तो डाउट पूछ लो फटाफट, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। सब क्लियर हो गया ना, समझ आ रहा है ना ब्लड रिलेशन। हालांकि रीजनिंग बड़ी आसान होती है, मुझे है ना, इसमें ज्यादा समझाने की वैसे जरूरत भी नहीं पड़ती। अब देखो एक ऐसी फैमिली की बात करेंगे जो पूरे नेशन वाइड में काफी मशहूर है, उसका ट्री भी अब हम देख लेते हैं एक बार। कोई गेस कर सकता है किस फैमिली की बात करूंगा, नेशन वाइड जो सबसे ज्यादा मशहूर फैमिली इंडिया में जो चल रही है। वेरी गुड अभिजीत एक ने तो अंबानी की फैमिली लिख दिया, इतनी मशहूर नहीं है यार। अमीरी मशहूर का, अमीर होना मशहूर ही नहीं होता। चलो कोई बात नहीं, कंपेयर मत करना किसी के साथ, ठीक है। अब जिन्होंने गैस लगाया था वो बिल्कुल सही है, ठीक है। इसमें करेक्शंस होंगी थोड़ी बहुत। करेक्शंस क्या होंगी, ये वाली करेक्शंस। ठीक है जी, ये वाली करेक्शंस होंगी इनमें। तो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि फैमिली ट्री कैसा है इनका, ठीक है। ये मैंने बिल्कुल करेक्ट कर दिया आपकी बार। ये दोनों भाई थे ना, तो सबसे पहले पंडित जी हैं जवाहरलाल नेहरू, उनकी बीवी थी, डबल लाइन बनी हुई है, इक्वल का साइन मतलब डबल लाइन बनी हुई है, तो कमला नेहरू इनकी वाइफ होगी, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद उनकी एक बेटी है, ठीक है, उनकी एक बेटी है, उनकी शादी फिरोज गांधी से हुई थी, ठीक है, डबल लाइन बनी हुई है। उनके आगे दो बच्चे थे, ये दो बच्चे हो गए उनके, ठीक है। पहला कौन है, संजय गांधी, एंड सेकंड इज राजीव गांधी। संजय गांधी की शादी हुई थी मेनका गांधी से, राजीव गांधी की शादी हुई थी सोनिया गांधी से। इन दोनों का आगे एक बच्चा है, ये नीचे आ गया इनका, और वो है वरुण गांधी, मेल। इनके दो बच्चे हैं, एक है राहुल गांधी और दूसरे प्रियंका गांधी, और प्रियंका गांधी की शादी हो रखी है रॉबर्ट वाड्रा से। तो इस तरीके से एक पूरा फैमिली ट्री बन गया इनका, ठीक है। तो अगर मान लो ट्री में रिप्रेजेंट करना, अगर यही मान लो मुझे एक पैराग्राफ में लिखना होता तो कंफ्यूज हो जाते हैं आप कि किसका कौन क्या लगता है। लेकिन अगर आप ऐसे ट्री बना दोगे तो आपके सामने सारा क्लियर है, ठीक है, विद स्माइली फेसेस, ठीक है ना, सब कुछ क्लियर है समझ आ गया सभी को अब ये। अब मुझे नहीं लगता अब ट्री में कोई दिक्कत होगी, ठीक है। चलिए जी, अब शुरू करते हैं फिर क्वेश्चंस के साथ। देखो गांधी फैमिली पे क्वेश्चन मैं पूछ लूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है मैं पूछ लूंगा आपसे, कोई दिक्कत नहीं, पेपर में तो नहीं आएंगे, ऐसे स्पेसिफिक किसी का नाम नहीं लिया जाता। और मैं भी, मेरा भी ये मेन मोटिव कोई ऐसे पॉलिटिकल कोई कमेंट करने का नहीं है, जस्ट एक एग्जांपल दिए, क्योंकि इनके बारे में सारे जानते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं अपनी फैमिली का लगा देता तो आप कहते ये कौन है ये कौन है, आपको पता ही नहीं होगा ना। एग्जाम्पल वो दो जो सबको पता हो, सिंपल सी बात है। तो देखो जी भाई, तीन तरह के क्वेश्चन बनते हैं टोटल, थ्री टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं ब्लड रिलेशन में। पहली टाइप आती है पजल बेस्ड क्वेश्चंस, पजल बेस्ड क्वेश्चंस। इसके लिए आपका ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ट्री बनाना, जो फैमिली ट्री होता है वो बनाना आना चाहिए आपको अच्छे से, इसीलिए काफी आपको मैंने प्रैक्टिस करवाई उसकी, और इसी टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। दूसरी टाइप आते हैं हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशंस के ऊपर क्वेश्चंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं।
अब मैथमेटिकल ऑपरेशन कैसे हैं कि प्लस मान लो प्लस जो है वो रिप्रेजेंट करता है फादर को, माइनस रिप्रेजेंट करता है मदर को, मल्टीप्लाई रिप्रेजेंट करता है ब्रदर को, डिवाइड रिप्रेजेंट करता है सिस्टर को। इस तरीके से मतलब आपको मैथमेटिकल क्विज, मैथमेटिकल आपको एक रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। और जो थर्ड टाइप रहती है वो रहती है जी पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस, या फिर इंडिकेट करता है, इंडिकेटिंग वाले क्वेश्चन। कहने का मतलब मेरा ये है कि पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, ए सेड ही इज द ब्रदर ऑफ द सिस्टर ऑफ माय फादर्स, पता नहीं क्या क्या बोल देता है ना। तो वो वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं पॉइंटिंग वाले या फिर इंडिकेट करने वाले, कि किसी को इंडिकेट करके कोई बात बताई जा रही है कि ये मेरा ये रिलेशन है, ठीक है। तो ऐसे 3 तरह के क्वेश्चंस होंगे। आई होप आप सभी को पता होगा, देखे भी होंगे आपने ये क्वेश्चंस, और आज हम ये करेंगे भी, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ क्लास में करवाऊंगा और बाकी आपको आपके होमवर्क के लिए दूंगा अटैच करके एक पीडीएफ फाइल। तो चलिए शुरू करते हैं पहली टाइप के साथ। तो पहली टाइप में कुछ इस तरीके से बच्चे क्वेश्चन होते हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार आपका ट्री सक्सेसफुली बने, बस क्या होता है कि जितना आपने बनाया क्या उसमें से क्वेश्चन का आंसर आ सकता है या नहीं, ये ज्यादा जरूरी होता है। इस चीज को हमेशा आपने दिमाग में बिठा के चलना है, ठीक है। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं। डायरेक्शन देखो क्या है कि ए सिस्टर ऑफ बी, बी इज मैरिड टू सी, सी इज द सन ऑफ डी, ए इज मदर ऑफ ई, एफ इज द फादर ऑफ जी, एफ हैज ओनली वन सन एंड वन डॉटर, जी इज द डॉटर ऑफ ए, एच इज द सन ऑफ बी। काफी घुमा फिरा के मतलब कि दे देता है। ए से लेके एच तक आए हैं रिलेशन, मतलब टोटल 8 लोग हैं जी फैमिली में। पहली बात तो टोटल 8 लोग हैं फैमिली में, और ऐसे कुछ घुमा फिरा के उन्होंने उसने एक पजल दे दी और आपने उस पजल को सोल्व करना है और क्वेश्चन का आंसर देना है। तो क्वेश्चन समझ आया सभी को? वैसे इसी लेवल का क्वेश्चन होता है जो आपको यूपीएससी में पूछा जाता है, यही लेवल रहता है क्वेश्चन में जो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्या है, ए इज सिस्टर ऑफ बी। तो ए अगर सिस्टर है बी की, इट मींस ए इज फीमेल, ओके। तो ए इज सिस्टर ऑफ बी, पहली लाइन खत्म, यहां तक लाइन खत्म, ठीक है। सेकेंड लाइन, बी इज मैरिड टू सी, कि बी की शादी हो रखी है सी से, लेकिन बी का तो मुझे जेंडर ही नहीं पता। तो कोई बात नहीं, नहीं पता तो शादी तो हो रखी है ना सी से, तो सेकेंड लाइन भी खत्म, ठीक है। थर्ड इज सी इज दी सन ऑफ डी, यहां पे बस मुद्दा फिर पलट गया कि सी क्या है, सन है किसका, डी का। तो सी अगर सन है तो ऑब्वियस सी बात है बी क्या होगी, फीमेल, और सी सन किसका है, डी का। अब डी का कुछ नहीं पता हमें, ठीक है, यहां तक लाइन हो चुकी है खत्म, और डी का हमें कुछ नहीं पता कि वो मेल है या फीमेल। समझ रहे हो ना बात को? नेक्स्ट लाइन देखो, ए इज मदर ऑफ ई, ए जो है वो मदर है किसकी, ई की। भाई ए जहां पे है और ये ई की मदर है, तो ई नीचे आएगा, यहां पे आ गया, ठीक है। ए इज मदर ऑफ ई। नेक्स्ट क्या है, एफ इज द फादर ऑफ जी। अब एफ और जी का तो मुझे पता ही नहीं है ना, एफ और जी का तो मुझे पता ही नहीं है, ठीक है ना। तो मैं यहां लिख देता हूं कि एफ इज फादर ऑफ जी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं दोबारा पढ़ूं लाइनों को, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन थी ना, ये मैंने यहां लिख दी अलग से, दोबारा नहीं पढ़ूंगा इसको, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है कि एफ हैज ओनली वन सन एंड वन डॉटर। एफ के पास क्या है, एक सन है और एक डॉटर है, ठीक है। एफ जो है एक सन है और एक क्या है, उसकी डॉटर है, इस तरीके से। आगे क्या लिखा है, जी इज द डॉटर ऑफ ए, जी जो है वो डॉटर है किसकी, ए की। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ए की अगर डॉटर है तो इसका कोई रिलेशन रहा होगा। जी क्या है, डॉटर है किसकी, ए की। बन गई बात जी, जी क्या है, डॉटर किसकी, ए की। तो अब देखो ध्यान से समझना, एफ जो है वो फादर है किसका, जी का, मतलब एफ यहां आएगा और इसके साथ उसकी शादी हो रखी होगी क्योंकि मियां बीबी और 2 बच्चे, ठीक है। और क्या बोला था उसने कि एफ जो है उसका एक बेटा और एक बेटी है, तो ये होगी उसकी बेटी और ये हो गया उसका बेटा। हाँ जी, समझ आया किस तरीके से बना ट्री? हाँ जी, समझ आया सभी को किस तरीके से बनेगा जी ट्री? क्लियर है ना? अब क्वेश्चन क्या बोला गया है कि हाउ एच इज द सन ऑफ बी। अच्छा एक और है, एच इज सन ऑफ बी। तो चलो कोई बात नहीं, ये आ गया, लास्ट लाइन पढ़ ली, वो भी हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोला गया है कि भाई हाउ एच रिलेटेड टू डी, एच का बताओ डी के साथ क्या रिलेशन है। तो ऑब्वियस सी बात है, नीचे वाली जनरेशन है और ये क्या है, मेल है। तो जब दो नीचे वाली जनरेशन की बात करेंगे और ये अगर मेल है तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, ग्रैंडसन। क्या हो जाएगा ये, ग्रैंडसन।
ठीक है जी। अब देखो, आपको ना डी के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा उसने कि डी क्या लगता है किसका, क्योंकि डी के बारे में हमें पता ही नहीं था, जेंडर जो है वो डिफाइन नहीं था। ये दादा भी हो सकता है, दादी भी हो सकती है, ये किसी का पिता भी हो सकता है, माता भी हो सकती है। समझ रहे हो ना बात को? तो आपसे क्वेश्चन वही पूछेगा जो निकल भी सके, ठीक है। जिसके बारे में आपको पता नहीं होगा उसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत रेयर पूछे जाते हैं। तो किसी को कोई डाउट यहां तक? ये क्वेश्चन जो है ना मैं आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करके दूंगा, घर जाके फिर से निकालना ये, सॉरी घर पे ही ऑलरेडी जब ये मिल जाएंगे तो फिर से निकालना, उसके बाद असाइनमेंट को शुरू करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर है जी। मैं चाहता हूं कि एक बार आप खुद सोल्व करो इस क्वेश्चन को, ट्राई करो एक बार आप खुद सोल्व करने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को, फिर मैं आपको करवाता हूं, ठीक है। छोटा क्वेश्चन है, आप इजीली सोल्व कर सकते हो। शाबाश, जल्दी से सोल्व करने की कोशिश करिए। A has only two sons, B and C. वेरी गुड, एक आंसर आ चुका है जी। बहुत अच्छे जी, अभी तक सबका आंसर सही है जिन्होंने भी दिया है। तो देखो किस तरीके से करना हमने इस क्वेश्चन को, आपको क्या बोल दिया गया है कि भाई ए हैज ओनली टू सन बी एंड सी। तो ए के दो बच्चे हैं जी, ए रहा, इसके दो बेटे हैं, एक बी मेल है और एक सी ये भी मेल है। नेक्स्ट उसने क्या बोल दिया, देखो पहली लाइन खत्म, एक एक लाइन करके करेंगे। सेकंड, बी इज हस्बैंड ऑफ डी, बी जो है वो हस्बैंड है किसका, डी का, तो डी जहां आएगा डबल लाइन के साथ और डी फीमेल होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा, ई इज द मदर इन लॉ ऑफ डी एंड एफ। ई जो है वो मदर इन लॉ है किसकी जी, डी और एफ की। एफ का तो पता ही नहीं है, लेकिन डी की मदर इन लॉ क्या होगी जी, इसकी, इसकी वाइफ, है ना। तो ये वाइफ होगी और ये मेल हो गया, यहां पे बात खत्म। और एफ की अगर हम बात करें तो एफ कहां आएगा, देखो ए के सिर्फ दो बेटे हैं, ठीक है, और डी और एफ उसने बोला है कि क्या है जी, ई की ई जो है वो इन दोनों की क्या है, मदर इन लॉ है। तो डी तो आ गई यहाँ पे, तो एफ कहां आएगी, यहाँ पे इसकी बीवी रही होगी, तभी तो ये मदर इन लॉ बनेगी ना ये इसकी। समझ आ गया ना। नेक्स्ट उसने क्या बोल दिया कि एच इज, जहां तक क्वेश्चन हो गया, एच इज सन ऑफ एफ। एच जो है वो सन है किसका, एफ का, तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो आपसे पूछा बोला गया है कि हाउ ए इज रिलेटेड टू एच, ए का रिलेशन क्या है एच के साथ। तो ए क्या है, मेल है और ऊपर से दूसरी जनरेशन पे है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये ग्रैंडफादर। क्या होगा, ये ग्रैंडफादर। समझ आ गया सभी को, आंसर क्या रहेगा, ग्रैंडफादर। तो सबका आंसर सही है, आपने प्लीज अपना चेक कर लेना आप एक बार, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन क्वेश्चंस को फिर से करना आपने, मैं ये बता दूं, घर जाके फिर से करना, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ जरा एक बार। P and Q are brothers of R, Q is son of S and T, S is the daughter of U, A is the father-in-law of T, B is son of U। तो आपसे बोला गया हाउ आर इज रिलेटेड टू बी। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, एक एक लाइन ट्री बनाते रहो, और अगर ट्री मान लो आपस में एडजस्ट नहीं हो पा रहा तो अलग लिख लो, बाद में हो जाएगा एडजस्ट, ठीक है। बाद में एडजस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाता है बाद में। और अगर वो एडजस्ट नहीं हो रहा होगा तो उसके ऊपर क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया होगा, ये भी बता दूं मैं आपको। तो टेंशन फ्री होके करो, बताओ क्या आंसर रहेगा इसका। P and Q are brothers of R, तो R
और जो P और Q है वो ब्रदर्स हैं किसके, R के, ऐसे ही आएगा। उसके बाद क्या है जी, Q इज सन ऑफ S एंड T, Q जो है वो सन है किसका, S और T का, तो S यहाँ पे और T यहाँ पे, तो मतलब ये सारे इसी के ही हैं, S और T के बच्चे हैं सारे, ठीक है। और S और T का मुझे जेंडर नहीं पता, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, S इज द डॉटर ऑफ U। अब ये थोड़ा सा ना नीचे लिखना पड़ेगा मुझे इसको, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, RPQST। अब उसने क्या बोला है नेक्स्ट लाइन में कि भाई S इज द डॉटर ऑफ U, U तक हम कर लेते हैं, S है वो डॉटर है किसकी, यू की, तो अगर ये ऐसे डॉटर है तो टी क्या होगा, मेल होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, ए इज फादर इन लॉ ऑफ टी, ए जो है वो फादर इन लॉ है टी का, तो इसका मतलब क्या होगा कि टी से शादी हुई होगी यू की, टी हो जाएगा मेल और ये हो जाएगी फीमेल, समझ आ गया ना। तो इस तरीके से हो गया, टी तक हो गया। आगे क्या लिखा हुआ है, बी इज सन ऑफ यू, बी जो है वो सन है यू का, तो यू का अगर सन है बी है तो बी इसका भाई रहा होगा कि नहीं, एस का, तो यहाँ पे आ गया मेल, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा गया है कि हाउ आर इज रिलेटेड टू बी, आर का रिलेशन बताओ बी के साथ क्या रहा होगा। तो देखो आर जो है ना वो भांजा रहा होगा किसका, बी का, भाई इसकी बहन का बेटा, बेटा या बेटी होगा कि नहीं, तो उसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, जहां तो ये नेफ्यू होगा या फिर नीस होगा, क्योंकि हमें जेंडर का नहीं पता है, हमें जेंडर का नहीं पता है। तो आंसर क्या रहेगा इसका, ऑप्शन नंबर 1। उल्टा मत, जो लोग अंकल आंसर दे रहे हैं वो बस क्वेश्चन को उल्टा पढ़ रहे हैं। आर का रिलेशन बताना है बी के साथ कि आर क्या लगता है बी का, ना कि बी क्या लगता है आर का। अगर आपसे पूछता कि हाउ बी रिलेटेड टू आर, फिर आपका आंसर क्या होना था, अंकल। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है, हाउ आर रिलेटेड टू बी, कि आर क्या लगता है भाई बी का, ठीक है जी। तो आर क्या लगेगा आपके पास, या तो होगा नेफ्यू या फिर होगा नीज। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 दिया है उन सबका सही है, शाबाश, ठीक है, उन सबका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करो ट्राई, अगर करने की कर सकते हो तो। संतोष को ऐसे लिख देना, आजिम को ए लिख देना, धनशेखर है, पता नहीं क्या है ये, धनाशेखर, इसको डी लिख देना, ठीक है। ऋषि को आर लिख लेना, भानु को बी लिख लेना। करने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को भी, अब ये होना चाहिए सबसे, अब ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए सबसे। देखो फ्री के नंबर होते हैं जी, 2.5 नंबर का क्वेश्चन होता है, 2.5 नंबर फ्री के होने चाहिए आपके। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन नहीं छोड़ना किसी भी हालत में। जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा इसका। ओके, देखते हैं क्या आंसर होगा। ऋषि इज मदर इन लॉ ऑफ बानु, तो यहाँ पे आएगी ऋषि, और ये मदर इन लॉ है मतलब सर्कल है किसकी जी, भानु की, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से रहा होगा, मदर इन लॉ तो ऐसे बनेगी ना, जहां पे कोई रहा होगा कोई रिलेशन और उसके साथ शादी हुई होगी किसकी, भानु की, ठीक है। इनका कोई बच्चा रहा होगा, हो सकता है मेल, हो सकता है फीमेल, उसकी हो सकता है कि आगे वाइफ या हस्बैंड जो होगा वो उसकी क्या लगेगी, मदर इन लॉ लगेगी। यहां तक समझ आ गया जी, ठीक है। ऋषि इज मदर इन लॉ ऑफ बानु। आगे बानु के बारे में क्या है, हु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ आजिम, जो आजिम की सिस्टर इन लॉ है, मतलब भानु क्या है, फीमेल है, इसकी शादी किसी मेल से हुई होगी, और ये किसकी सिस्टर इन लॉ है, आजिम की, तो आजिम जहां रहा होगा। सिस्टर इन लॉ ऐसे आएगी ना, सिस्टर इन लॉ क्या आती है, भाभी होती है भाई, ठीक है ना, तो यहाँ आ गया होगा आजिम। अब आगे क्या लिखा हुआ है जी, कि धनशेखर इज द फादर ऑफ संतोष, द ओनली ब्रदर ऑफ आजिम, ठीक है। अब बन गई ना बात कि आजिम का ओनली ब्रदर तो यही रहा होगा, ठीक है ना। धनशेखर क्या है, फादर है किसका जी, संतोष का, द ओनली ब्रदर ऑफ आजिम, ठीक है। तो धनशेखर आ जाएगा यहां, और ये फादर किसका है, संतोष का, तो संतोष आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि हाउ ऋषि इज रिलेटेड टू आजिम, हाउ ऋषि इज रिलेटेड टू आजिम, बताइए क्या आंसर होगा जी।
वैसे मुझे लग नहीं रहा कोई रिलेशन बनेगा। मदर किस तरीके से आया आपका? मदर इन लॉ कैसे आ गया बताइए। मदर इन लॉ कैसे आ रहा है? मदर तो चलो फिर भी थोड़ा देखेंगे। भानु बॉय कैसे होगा जी? भानु क्या है? हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ आजिम। सिस्टर इन लॉ क्या आएगी? भाभी होएगी। हाउ ऋषि इज रिलेटेड टू आजिम? देखो कुछ ने आंसर सही दे दिया है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ी सी गलती हो रखी है मुझसे। हाँ मैं मान गया, समझ गया मैं। थोड़ी सी गलती हो रखी है, लेकिन उसका आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। धनशेखर इज द फादर ऑफ संतोष, द ओनली ब्रदर ऑफ आजिम। तो संतोष यहाँ आएगा, धनशेखर यहाँ आएगा, है ना? यही है ना, यही कह रहे थे आप? हाँ जी, यही कह रहे थे आप सभी। हाँ समझ गया मैं आपकी बात, मैंने उल्टा पढ़ लिया था गलती से। ये गलती आपने नहीं करनी, लेकिन फिर भी आंसर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपसे पूछा गया कि बताओ हाउ ऋषि इज रिलेटेड टू आजिम, तो ऋषि क्या है जी? माता श्री है आजिम की। ध्यान से देखो, संतोष क्या है? बेटा है किसका? ऋषि का, और उसका ही आगे सिबलिंग है जी। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा हमारे पास? मदर। आंसर क्या रहेगा हमारे पास? मदर रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर है, विजिबल है सभी को वैसे क्वेश्चन? क्वेश्चन विजिबल है सभी को? देयर आर 6 पर्सन इन फैमिली ABCDEF। C is sister of F. C is sister of F. B is the brother of E's husband. D is father of A and grandfather of F. There are 2 fathers, 3 brothers and a mother in a group. ये करके दिखाओ क्वेश्चन जी, ये करके दिखाओ। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान से करना। इसके नीचे 2 क्वेश्चन हैं, इसके नीचे 2 क्वेश्चन है, ध्यान से करना सभी। There are 6 person in a family. C is sister of F. पहली लाइन, B is brother in law of E's husband. बनाओ बनाओ जल्दी, शाबाश। बस एक लाइन का क्वेश्चन है बस आगे। फर्स्ट ऑप्शन, चलिए देखो बनाने की कोशिश करते हैं। पहली लाइन हो गई थी, आगे क्या बोला था कि बी इज ब्रदर ऑफ इज हस्बैंड। बी जो है, अब इनके साथ तो कोई रिलेशन है नहीं, तो यहां लिख देता हूं कि बी इज ब्रदर ऑफ इज हस्बैंड। ये है भाई रिलेशन। ठीक है, आगे उसने क्या बोल दिया कि डी इज फादर ऑफ ए। डी जो है वो ए का फादर है और ग्रैंडफादर है एफ का। एफ का ग्रैंडफादर कैसे बनेगा जी? यहाँ पे उसका एफ का कोई फादर साहब रहेंगे, और यहाँ पे क्या रहेगा? डी रहेगा, और डी किसका? फादर ए का। ठीक है, और डी क्या है? ए का क्या है? फादर। और ग्रैंडफादर किसका है जी? एफ का। इस तरीके से है। अब एक चीज समझना जी, 1 2 3, 3 बंदे यहाँ पे हैं और 3 बंदे यहाँ पे हैं, 6 हो गए ना। और एक खाली यहाँ पे डब्बा, एक खाली यहाँ पे डब्बा। तो हमें क्या करना है? इस डब्बे को यहाँ पे फिल करना है। मतलब अगर मैं मान लो कि डी इज फादर ऑफ ए को अगर मैं यहाँ फिल कर देता हूँ, और ए को मैं अगर यहाँ फिल कर देता हूँ, तो ऐसे बन जाएगा ये। क्योंकि हो और कोई पॉसिबिलिटी तो बनेगी नहीं।
ठीक है, और कोई पॉसिबिलिटी तो बनेगी नहीं इसमें। ठीक है, अब आपसे क्या बोल दिया गया है कि देर आर टू फादर्स, क्रॉस चेक करने के लिए दिया हुआ है ये, देर आर टू फादर्स। देखो जी, डी जो है वो ए का पिता है, ए जो है वो एफ और सी के फादर है, तो दो फादर हो गए। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि थ्री ब्रदर्स। अब तीन ब्रदर कैसे आएंगे, ध्यान से समझना। देखो बी जो है वो ए का भाई है, ए जो है वो बी का भाई है, दो भाई हो गए, और एफ जो है वो सी का भाई हो जाएगा, तीन ब्रदर हो जाएंगे कि नहीं, तीन क्या हो जाएंगे, ब्रदर हो जाएंगे। और आगे क्या लिखा हुआ है, अ मदर, एक मदर है, तो ये ई मदर है किसकी, एफ और सी की, तो एक मदर है। तो इस तरीके से ये दो मेरे पास है ना, दोनों को मैंने क्या किया, कंबाइन करा। समझ आ गया सभी को, ये समझ आया ना ट्री कैसे बनाया, तो फाइनल ट्री जो होगा वो ये बनेगा हमारे पास। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, हु इज द मदर, हु इज द मदर, हु इज द मदर, जल्दी से आंसर दो ट्री को देख के, ई इज द मदर। ठीक है, एंड हु इज द ईज हस्बैंड, ए का हस्बैंड कौन है, ए है, ए इज ईज हस्बैंड। ठीक है, तो इस तरीके से दो दो आ जाते हैं, कि एक बार उनको मर्ज करना होता है बस, और कुछ नहीं है। और मर्ज करना भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होता, दोनों जगह एक एक डब्बा खाली होगा, बस उसको भरना है आपने। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखिए। अब नेक्स्ट टाइप हमारे पास आएगी मैथमेटिकल ऑपरेशंस के ऊपर। नेक्स्ट टाइप हमारी आएगी मैथमेटिकल ऑपरेशंस के ऊपर, सबसे आसान टाइप होती है ये, इसमें मैं आपको ज्यादा क्वेश्चंस में नहीं करवाऊंगा। ठीक है, बहुत ही आसान टाइप होती है। अच्छा, एफ का जेंडर कैसे पता चला, देखो बेटा हमें नहीं पता था, ठीक है, मान लो हमें नहीं पता, लेकिन जब उसने ये बोला ना कि देयर आर टू फादर्स, तो दो फादर कौन से हैं, एक तो डी जो है वो पिताश्री है ए के, और एक ए है जो पिताश्री है सी और एफ के, तो ये लाइन कंप्लीट होगी। आगे उसने बोला था तीन ब्रदर, अब तीन भाई कहां से पूरे करूं मैं, ये तो चलो बी जो है वो ए का भाई है, ए जो है वो बी का भाई है, दो ब्रदर तो हो गए, तीसरा ब्रदर कहां से लेके आऊंगा, बताओ क्या करूं तीसरे ब्रदर के लिए, इसको मेल बना देता हूँ, सी का ब्रदर बन जाएगा ये, तो कितने हो जाएंगे, तीन ब्रदर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे जेंडर का पता चल गया एफ का। हाँ जी, समझ आया सिमरन, वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट हम करेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, अब मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं बहुत इजी, कुछ इस तरीके से होता है, देख लो क्या है क्वेश्चन, कि जो P मल्टीप्लाई Q का मतलब है, मल्टीप्लाई का मतलब है P सिस्टर है Q की, प्लस का मतलब है P मदर है Q की, माइनस का मतलब है P ब्रदर है Q का, और डिवाइड का मतलब है P क्या है, फादर है किसका, Q का। ठीक है, तो बस क्या है कि जो जो मल्टीप्लाई प्लस माइनस और Q है, उनको उसने एक रिलेशन में बता दिया कि ये ऐसे ऐसे रिलेशन को बनाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है इस तरीके से, देन a प्लस बी डिवाइड बाई सी माइनस डी। अगर मान लो एक रिलेशन में इस तरीके से बनाता हूं, तो a इज डीज वट, कि a क्या लगता होगा फिर d का, आसानी है ना। सबसे पहले क्या है, प्लस है, प्लस का मतलब क्या है, मदर, तो a क्या है, मदर b की, a इज मदर ऑफ b, पहला रिलेशन हो गया यहां तक कंप्लीट। नेक्स्ट b डिवाइड बाय c, डिवाइड का मतलब क्या है कि b जो है वो फादर होगा क्यू का, b जो है वो फादर होगा इसका, c का, बी और सी का, और सी माइनस डी, माइनस का मतलब क्या होता है, ब्रदर, मतलब सी जो है वो ब्रदर है किसका, डी का, सी जो है वो ब्रदर है किसका है, डी का है। ठीक है, और आपसे क्या पूछा गया है, ए इज डीज वट, ए क्या लगता है डी का, बताइए जरा जल्दी से, ए क्या लगता है जी डी का, ए क्या लगेगा जी डी का, ग्रैंड मदर, फीमेल है ना, ग्रैंड मदर। ठीक है, ऐसे जा रहा ऊपर, तो क्या आएगा, ग्रैंड मदर, सी ऑप्शन रहेगा इसका आंसर। आसानी है ना, जो पहले हम पढ़ते आ रहे थे, पहले इंग्लिश में लिखा हुआ था, अब मैथ की लैंग्वेज में लिखा हुआ है, और उस मैथ की लैंग्वेज को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करना है वो भी दिया हुआ है। समझ आ गया ना सभी को, एक क्वेश्चन अब आप करो, ये दो क्वेश्चन आप करो जल्दी से। ठीक है, दो क्वेश्चन करो, मैं पानी पी के आता हूं तब तक, आप करिए इन क्वेश्चंस को, दो को आंसर एक साथ देना, कि पहले का आंसर और दूसरे का आंसर।
चलिए ठीक है जी। तो पहला क्या था हमारे पास, a मल्टीप्लाई बाय b डिवाइड बाय c माइनस d प्लस e। तो आपसे पूछा गया a इज व्हाट। ठीक है, तो मल्टीप्लाई का मतलब होता है सिस्टर, मतलब a जो है वो सिस्टर है b की। डिवाइड का मतलब होता है फादर, मतलब b जो है वो फादर साहब है c के। माइनस का मतलब होता है जी ब्रदर, यानी कि c इज ब्रदर ऑफ d। एंड प्लस का मतलब होता है जी मदर, मतलब जो d है वो मदर होंगी किसकी, e की। तो आपसे पूछा गया है a इज व्हाट, a क्या लगता है जी e का। हाँ जी, क्या लगेगा जी, वेरी गुड आंसर, मैटरनल ग्रैंड आंट। तो मुझे अच्छा लगा कि आपको पता है कि ये भी रिलेशन होते हैं, शाबाश। ठीक है, ये भी रिलेशन होते हैं ना, वेरी गुड। आपके नाना की कोई बहन होगी ना अगर, हालांकि काफी कम देखने को मिलते हैं, दिख भी जाते हैं कई बार तो आपके नाना जी की जो बहन है वो आपकी क्या लगेगी, मैटरनल ग्रैंड आंट। ठीक है, नेक्स्ट आएगा हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज एज आंट ऑफ ई। इनमें से कौन बताएगा कि जो ए है वो आंट है किसकी, ई की। अब ये क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं इलिमिनेशन मेथड से। और इलिमिनेशन मेथड कैसे यूज होता है, ध्यान से देखना कि ए आंट है किसकी, ई की, इट मींस ए शुड बी फीमेल। ए क्या होनी चाहिए, फीमेल होनी चाहिए। तो देखो पहला ऑप्शन माइनस वाला, माइनस क्या है, ब्रदर, यानी कि ए क्या है, ब्रदर बी का। तो ए अगर ब्रदर है तो किसी की आंट नहीं हो सकती, पहला ऑप्शन गलत। समझ आ रहा है, पहला ऑप्शन क्या है, गलत। ठीक है, सेकंड में क्या है, ए मल्टीप्लाई बाय बी, मल्टीप्लाई का मतलब सिस्टर, ये हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन क्या है, ए डिवाइड बाय बी, डिवाइड की बात करेंगे तो ए क्या है, फादर बन रहा है किसका, बी का। तो अगर ए फादर है तो आंट नहीं हो सकती, तो ये भी गलत। ठीक है, फिफ्थ तो रहने दो क्योंकि ऑप्शन 4 ही आते हैं आपके उसमें। तो फोर्थ क्या कह रहा है, ए प्लस बी माइनस सी, प्लस का मतलब क्या होता है जी, मदर, तो ये भी हो सकता है। तो हमारे पास दो ऐसी ऑप्शन है जिसमें बन सकती है ए आंट किसकी, ई की। अब आपने करना पता है क्या है, आप दोनों में से किसी भी एक ऑप्शन को उठा लो, अगर तो आंट बन गई ठीक है पहली वाली में, तो फिर वही आंसर होगा। अगर वो आंट नहीं बनी तो दूसरे वाला तो है ही है फिर, है ना, दूसरे वाला तो आंसर है ही है। जैसे मैं फोर्थ ऑप्शन उठाता हूं मान लो, ठीक है, मैं फोर्थ ऑप्शन उठा रहा हूं, ये मिटा देता हूं। और फोर्थ ऑप्शन में क्या आ रहा है हमारे पास कि ए प्लस बी, मतलब ए क्या है, मदर है बी की, ए मदर है बी की। उसके बाद माइनस सी, माइनस का मतलब है ब्रदर है जी ये सी का। उसके बाद है जी इंटू डी, इंटू का मतलब होता है जी सिस्टर, सी जो है वो सिस्टर है किसकी, डी की। उसके बाद आ रहा है डी के बाद डिवाइड, डिवाइड का मतलब होता है जी फादर, मतलब डी जो है वो फादर है किसका, ए का। तो देखो क्या आ रहा है यहाँ पे, ए इज आंट ऑफ ई, ए क्या आंट आ रही है ई की, हाँ जी, ए जो है वो क्या वो आंट आ रही है ई की, जल्दी से बताइए, नहीं आ रही ना। ए क्या बन रहा है जी, यहाँ पे अगर ए देखा जाए तो ए क्या बन रहा है, ए का जो बेटा है वो क्या है, डी है, और डी का आगे कुछ है ये बेटा या बेटी, तो ये तो उसकी क्या बन रही है, ग्रैंड मदर बन रही है। तो मतलब फोर्थ ऑप्शन में ये आंट नहीं बन रही है। तो अगर फोर्थ ऑप्शन में आंट नहीं बन रहा है तो एक ही बचा है, यही आंसर होगा, है ना। अगर इसी में आंट आ जाता तो ये आंसर, अदरवाइज दूसरे वाले में आंसर। तो इस तरीके से आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करके क्वेश्चन को निकाल सकते हो। समझ आया सभी को, समझ आया सभी को कैसे कैसे करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो। अब नेक्स्ट आएंगे सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जिनमें आपको डाउट भी रहेंगे थोड़े बहुत, लेकिन अगर हम सही तरीका सीख लें इन क्वेश्चंस को करने का तो बहुत जल्दी तरीके से, बहुत एक बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंटिंग और इंडिकेटिंग वाले क्वेश्चंस हैं। इनको करने का एक ही तरीका है कि जो पॉइंट कर रहा है ना किसी फोटोग्राफ की तरफ या फिर किसी भी तरफ पिक्चर की तरफ, वो ये मान लो कि वो आप ही हो। इसको करने का जो बेस्ट मेथड होता है, अपने आप को ज्यूम कर लो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो किस तरीके से आता है। इसमें क्या लिखा हुआ है, पॉइंटिंग टू ए बॉय अ गर्ल सेज, गर्ल कौन है, अब आप हो। ठीक है, गर्ल आप हो और आप किसी बॉय को देखो क्या कह रहे हो, ही इज द सन ऑफ द ओनली सिस्टर ऑफ माई ब्रदर। ठीक है, मेरे भाई की इकलौती बहन का बेटा है ये। ठीक है, उसके भाई की जो इकलौती बहन होगी वो खुद होएगी, गर्ल सेज ना, तो वो खुद होएगी, समझ रहे हो ना बात को। तो उसका बेटा उसका क्या लगेगा, जल्दी से बताइए आंसर, है ना बहुत आसान, मुश्किल तो नहीं है जी।
अरे कैसे पागल हो, नेफ्यू कैसे आएगा, सॉरी है। देखो मेरी बात सुनो, आप लड़की हो, ठीक है, आप मान लो एक लड़की हो और आप क्या कह रहे हो कि ये जो लड़का है ना, ये मेरे भाई की इकलौती बहन का बेटा है, मेरे भाई की इकलौती बहन का बेटा है, ठीक है। तो आपके भाई की इकलौती बहन कौन होगी, आप खुद ही होगी कि नहीं, तो आपका बेटा है मतलब वो, तो क्या आएगा आंसर हमारे पास, अरे ठीक है कोई बात नहीं, क्या आंसर आएगा, सन आएगा, ठीक है। आंसर क्या रहेगा, सन रहेगा। मतलब ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, सेकंड्स के क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको निकालने का सही तरीका पता हो तो। कई बार लेंथी क्वेश्चन होते हैं तब ट्री बनाना पड़ सकता है, अदरवाइज ऐसे निकल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन देखो जी, इंट्रोड्यूसिंग बीना। अब नाम से कभी जेंडर डिफाइन मत करना, ठीक है, नाम से कभी भी जेंडर डिफाइन मत करना, क्योंकि जसदीप मेल भी हो सकता है, जसदीप फीमेल भी हो सकती है, ठीक है। समझ आ गया ना, मेरा नाम संदीप है, अगर कोई पंजाब से है तो उसको पता होगा कि संदीप मेल का भी नाम होता है, फीमेल का भी होता है। तो नाम से कभी भी आपने, ठीक है, नाम से कभी भी आपने ये डिसाइड नहीं करना कि ये फीमेल है या मेल है, ठीक है। क्वेश्चन बताएगा आपको पूरा कि देखो जी, इंट्रोड्यूसिंग बीना, कोरी सेड, कोरी कह रही है शी, अब उसने जेंडर बता दिया कि बीना क्या है, फीमेल है। शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर, मेरे पिता की इकलौती बेटी की बेटी है ये, आसानी है काम, मेरे पिता की इकलौती बेटी की बेटी है ये। तो बताओ कोरी क्या लगी बीना की, शाबाश। ध्यान से आंसर देना, दो ऑप्शंस आंसर बन सकती हैं इसका, दो ऑप्शंस इसका आंसर बन सकती हैं। वेरी गुड सिमरन, बहुत बढ़िया, जानबूझ के ऑप्शन गलत दी हुई हैं, चारों में से कोई भी आंसर नहीं होगा इसका। इसका आंसर आएगा आंट और मदर। वो खुद भी हो सकती है लेकिन उसके जेंडर का मुझे पता ही नहीं है ना, कोरी के जेंडर का मुझे पता ही नहीं है ना। उसने क्या बोला है, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर, उसके फादर की ओनली डॉटर, जरूरी नहीं है कि वो खुद हो, वो मेल भी हो सकता है ना। समझ आ रहा है सभी को, जो मदर दे रहे हैं आंसर, मैं गलत नहीं कहूंगा, उन्होंने कोरी का जेंडर फीमेल मान लिया, जो कि कहीं गिवन ही नहीं है ना, कोरी मेल भी तो हो सकता है। मान के चलो जैसे जो लोग मदर आंसर दे रहे हैं, मान लो आप, अगर मैं आपको ये कहूं कि आप अपने पेरेंट्स की इकलौती बेटी हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपके पेरेंट्स का कोई बेटा भी तो हो सकता है ना, बोलते नहीं है। जैसे मान लो अगर आपको मैं ये कहूं कि कोई एक फैमिली है जिसके 3 बच्चे हैं, 2 फीमेल हैं और एक मेल है, मतलब 2 डॉटर्स है एक सन है, तो वो इसको क्या बोलते होंगे, इस मेल को क्या बोलते होंगे कि ये हमारा इकलौता बेटा है, ये हमारा इकलौता बेटा है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी बेटियां नहीं हो सकती, बेटियां होंगी लेकिन बेटा इकलौता है। समझ गया बात को, आंसर क्या रहेगा इसका, ऑप्शन नंबर 5 नहीं बनेगी ऑप्शन, आंट और मदर, सॉरी आंट नहीं आएगी, अंकल और मदर, सॉरी अंकल और मदर, गलत मत कर देना, आंट थोड़ी आएगी, इकलौती बेटी है ना, तो बेटी तो दूसरी हो ही नहीं सकती, है ना, बेटा हो सकता है। हाँ जी सिमरन, अब समझ आया आपका, मुझे अच्छा लगा क्वेश्चन, लेकिन थोड़ी सी जो माइनर सी मिस्टेक थी वो करेक्ट कर ली, ठीक है, और वो हम दोनों की थी, ठीक है, समझ आ गया ना। चलिए अब एक चीज और देखो, अब कई बार क्या होता है कि मान लो ये ऑप्शन होता ही ना, मान लो अगर ये ऑप्शन होता ही ना, मतलब एक्चुअल में तो वैसे यही होना चाहिए कि अंकल होगा या फिर मदर होगा, क्योंकि मुझे जेंडर नहीं पता, लेकिन मान लो अगर ये ऑप्शन होता ही ना, तो फिर आपका क्या आंसर होना था, जल्दी से बताइए। अगर इन चारों में से ही डिसाइड करना है, फिर आपका आंसर क्या होना था। कई बार ऐसे सर्कमस्टांसेस भी आ सकते हैं कि ऑप्शन ही चाह रहे हैं, क्या करें, पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए फिर आंसर क्या दोगे, हाँ जी फिर आंसर क्या होगा आपका, मदर, क्योंकि अंकल तो है ही नहीं, अंकल तो है ही नहीं ऑप्शन में, तो अगर अंकल अंकल आपका ऑप्शन में है ही नहीं, तो फिर आप प्रायोरिटी किसको दोगे जी, मदर को। लेकिन मान लो अगर ऐसे 5 ऑप्शन होती, तो फिर आपका आंसर क्या होना था, अंकल और मदर, फिर आपका आंसर क्या होना था, अंकल और मदर। लेकिन अगर 4 ही ऑप्शन हैं तो फिर आपका आंसर क्या होना था, मदर होना था। समझ आ गया जी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, अ मैन इज सेड टू लेडी,
अ मैन इज सेड टू लेडी योर मदर्स हस्बैंड सिस्टर इज माई आंट। आपकी माता के जो हस्बैंड की, आपकी माता के हस्बैंड की जो बहन है वो मेरी आंट है, ठीक है। आप एक आंटी को कह रहे हो कि आपके पिता की सॉरी आपके हस्बैंड की जो बहन है वो मेरी आंटी लगती है, तो इसका मतलब क्या है, हाउ इज दैट लेडी रिलेटेड टू मैन? क्या आंसर आएगा जी? देखो लेडी भी बोल दिया मैंने भी बोल दिया, मतलब जेंडर दोनों के डिफाइंड है, ठीक है। लेडी को कह रहा है, ये मान लो वो लेडी है, उसने क्या बोला लेडी को, यूर मदर्स हस्बैंड, ये आपकी मदर होगी, ठीक है। उसका एक हस्बैंड हो गया, उसकी जो सिस्टर होगी, ठीक है, उसकी जो सिस्टर होगी इज माई आंट, उसकी आंट है जी, उसकी क्या आंट है। तो बताइए वो जो लेडी है उस पर्सन की क्या लगती होगी? ये किसकी आंट हो सकती है? और ये किसकी आंट हो सकती है? इसके बच्चे की आंट हो सकती है, यहाँ पे वो पर्टिकुलर बंदा आ सकता है, या फिर इसका ही कोई नीचे जनरेशन का होगा कि नहीं? समझ आ रहे हो? इसकी कोई जनरेशन का होगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो जो लेडी है वो इस पर्सन की क्या लगती होगी? सिस्टर, क्योंकि कजन तो ऑप्शन में है ही नहीं। कजन तो कजन भी हो सकती है, नो डाउट कजन भी हो सकती है, लेकिन कजन तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो क्या बनेगा? सिस्टर बनेगा। फिर समझ आ गया सभी को? ये वाला क्वेश्चन समझ आया बच्चे सभी को? कजन भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कजन नहीं होगा, कजन भी हो सकता है, लेकिन कजन ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर क्या रहेगा? सिस्टर रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखो क्वेश्चन जरा, अब इसका आंसर आपने देना है, ठीक है। पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ अ गर्ल सेज, फोटोग्राफ को देखे एक लड़की कहती है, जेंडर डिफाइंड है कि ही, मतलब जिसको देख रही है वो लड़का भी है, ही इज द सन ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड फादर। बताइए क्या आंसर होगा जी? कांट से नहीं आएगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन, दोनों के जेंडर डिफाइंड है, तो ऑप्शन अभी भी 4 ही है आपके पास, ठीक है। 5वां तो रहने दो, ऐसे ही लगाया हुआ है। ऑप्शन आ रहे हैं ब्रदर और ब्रदर इन लॉ, दोनों में से कौन सा आंसर होगा वैसे? ओके, कोई ब्रदर कह रहा है, कोई ब्रदर इन लॉ कह रहा है, 50-50 चल रहा है, ऑल्टरनेटली चल रहे हैं। देखो जी, एक फोटोग्राफ पे देख के एक लड़की ने क्या बोला, ही इज द सन ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड फादर। मेरे हस्बैंड, देखो कह रहा है कि वो लड़की क्या कह रही है, ये रही वो लेडी, ये रही वो गर्ल, कह रही है कि मेरे हस्बैंड का जो फादर है, उसका कोई हस्बैंड रहा होगा, उसका जो फादर है, ठीक है, ही इज द सन ऑफ द वाइफ ऑफ माई, ही इज द सन, ये रहा वो बंदा, ही इज द सन, ये रहा वो बंदा, ही इज द सन ऑफ, he is the son of my wife of the wife of my husband's father। उसके हस्बैंड का जो फादर होगा, उसकी जो वाइफ होगी वो क्या आएगी? उसके हस्बैंड की मदर। तो उसके हस्बैंड की मदर का जो सन है वो क्या है? उसका उसके बारे में वो पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर गर्ल, इस लड़की का क्या लगता है भाई? तो देखो एक चीज आपको मैं बता दूं कि ये जो बंदा होगा वो इसका भाई होगा, इसका नहीं होगा, इसका क्या होगा? ब्रदर इन लॉ, इसका क्या होगा? ब्रदर इन लॉ, ब्रदर नहीं होगा, ब्रदर तो सरासर गलत हो गया ना, क्योंकि इसका फीमेल के फैमिली के बारे में तो कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, उसने तो सीधा ही बोल दिया ही इज द सन ऑफ द वाइफ ऑफ माय हस्बैंड फादर, उसने हस्बैंड की बात कर दी सीधा, तो हस्बैंड वाली कैटेगरी में जाओगे तो वो उसकी फैमिली में चले जाएगा। अब जो इसकी जो पिछली फैमिली है उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा इसका? ब्रदर इन लॉ। तो जिनका आंसर ब्रदर आया था उनका समझ आया सबको? जिनका आंसर ब्रदर आया था उनको समझ आया बच्चे? चलिए बहुत अच्छे। ये छोटी छोटी गलतियां हैं, हो सकता है कि आपने क्या किया हो, मैं बताता हूँ अपनी कहाँ गलती होगी, कि ये फीमेल आपने इधर लिख ली होगी ऐसे डबल बना के, उसका बेटा आपने यहाँ लिख दिया होगा, तो यहाँ बना दिया होगा गलती से, तो वो काम आपने नहीं करना है, ठीक है। ध्यान से कौन किसका भाई है ये ध्यान से लिखना है आपने। चलिए नेक्स्ट देखिए, पॉइंटिंग टू ए बॉय अ गर्ल सेज हिज मदर्स ब्रदर, इसकी माता श्री का जो भाई है इज द फादर ऑफ माई सन नितिन।
बताइए जी, एक लड़की कह रही है लड़के को देख के, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा जी इसका। पहला आंसर आ चुका है, देखते हैं जी क्या आंसर होगा। सही है वैसे आपका सिमरन, शाबाश। क्योंकि और ऑप्शन बैठता ही नहीं है इस पे, और ऑप्शन इस पे आएगा ही नहीं। बॉय की बात हो रही है ना, तो सिस्टर इन लॉ कैंसल, देखो बॉय की बात हो रही है तो सिस्टर इन लॉ कैंसल, आंट कैंसल, नीज कैंसल, तीन ऑप्शन तो वैसे ही उठ गए, बचे क्या दो। आंसर या तो नेफ्यू होगा या ब्रदर होगा, बात खत्म है ना। आंसर या तो नेफ्यू होगा या फिर क्या होगा, ब्रदर होगा। क्या कह रहा है कि हिज मदर्स ब्रदर, इसकी माता का जो भाई है, मतलब इसका मामा, इसका मामा जो है वो इस औरत के, इस लड़की के बेटे का क्या है, फादर है। तो मतलब ये जो लड़की है ना, ये मामी लगी होगी उस पर्टिकुलर बॉय की, ठीक है, मामी लगी होगी कि नहीं। तो आप, आपकी जो मामी है उसके आप क्या लगोगे, आप क्या लगोगे, उसके नेफ्यू लगोगे, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा, उसका नेफ्यू रहेगा, ब्रदर नहीं आएगा, ठीक है। तो सबका आंसर बिल्कुल सही था। तो आई होप जो मैं आपको समझाना चाहता था ब्लड रिलेशन में वो आप सबको क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई डाउट है अभी तक, बताओ किसी को कोई डाउट है अभी तक, समझ आया अच्छे तरीके से ब्लड रिलेशन। ठीक है, अब जरूरत किस चीज की है आपको, अब जरूरत है सिर्फ प्रैक्टिस की, ठीक है। रीजनिंग का देखो मुश्किल नहीं होता, प्रैक्टिस ओरिएंटेड होती है इंग्लिश, ठीक है। तो आपने प्रैक्टिस करनी है अब अच्छे तरीके से। तो ये वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं ये तो सारे आपने करने ही करने हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपको मैं अलग से क्वेश्चंस दूंगा उसकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अच्छे तरीके से मैं अटैच कर दूंगा सारे क्वेश्चन जितने मैक्सिमम हो सकते हैं। कुछ के साथ मैं आंसर की भी लगा दूंगा, कुछ के साथ आंसर की नहीं होगी, चलेगी ना। अगर मैं कुछ क्वेश्चंस के साथ आंसर की ना दूं तो चलेगा। बता दो, नहीं तो फिर मैं नहीं दूंगा वो वाले क्वेश्चंस ना, फिर आपको वही दूंगा जो आंसर की वाले होंगे। काफी दुविधा में फंस गया ना, आंसर ना भी नहीं कर सकते, हाँ भी नहीं कर सकते। अब तो मैं दे दूंगा क्वेश्चन, ठीक है, आंसर की खुद बना लियो, आंसर की मुझे ग्रुप में बता दियो, मैच करके देख लेना एक दूसरे की, ठीक है। बाकी मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में फिर। थैंक यू वेरी मच।